हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम, ऑटोमोबाइल इंजन्स कूलिंग सिस्टम जो हमारा अब नया टॉपिक है, जिसके अंदर कूलिंग सिस्टम के ऊपर एक हमने सबसे पहले एक लेक्चर बनाया था जो आपने देखा था। अब आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है। तो एयर कूलिंग सिस्टम यानी कि जो छोटे इंजन्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल में, जिस तरीके से सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो सिंगल सिलेंडर इंजन जो होते हैं तो वहाँ पे हमको कोई उतनी बड़ी वाटर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं तो वो इंजन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वाटर कूलिंग सिस्टम के इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ज़्यादा जगह रुकता है। और जिसकी वजह से जिस तरीके से हमारे पास एक बाइक है, पैसन प्लस है, पैसन प्रो है, पल्सर के है, ठीक है। तो ये जो भी छोटी छोटी बाइक्स है 110 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी तक, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर सिर्फ इंजन के ऊपर फिन्स होते हो, ऐसे कहाँ पे होता है ना कि वो ही क्या करते हैं कि जो सामने से जो एयर आ रही है उसको क्या कर देते हैं, कूल डाउन कर देते हैं। यानी कि सामने से जो एयर आ रही है वही इंजन को कूल डाउन करती है, यानी उसको वर्किंग टेम्परेचर पे रखती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पूरी टोटल कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये रहेगी यहाँ पे कि सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये रहेगी यहाँ पे कि इतने सारे इक्विपमेंट्स लगाने की वजह से एक तो व्हीकल हैवी हो जाएगा। दूसरी बात है, इसके लिए हमको पूरा एक मेजर स्पेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, व्हीकल की साइज़ भी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात है कि ये हाँ, वाटर कूलिंग सिस्टम सफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये है हमारे सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए। जबकि मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए तो वाटर कूलिंग सिस्टम ही सही है, उसमें एयर कूलिंग सिस्टम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, जिसके बारे में आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रख रहे हैं, जो बहुत अच्छे से एक डिज़ाइन किया हुआ प्रेजेंटेशन है, जो आप देख सकते हो। पर्पज़ ऑफ द कूलिंग सिस्टम। अब ये जो हमारी कूलिंग सिस्टम है इसका पर्पज़ क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो कि कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ हॉट कंबसन, यानी कि इंजन के अंदर अब इंजन को हमको कूल डाउन नहीं करना है। इंजन अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। इंजन को सिर्फ उसके वर्किंग टेम्परेचर पर रखना है, हमको सिर्फ क्या करना है, इंजन को उसके वर्किंग टेम्परेचर पर रखना है। जितना हो सके उतना हम इंजन को उसके वर्किंग टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ रहेगी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि इंजन उसके कौन से टेम्परेचर पे रहे, वर्किंग टेम्परेचर पे। कौन से टेम्परेचर पे रहे, वर्किंग टेम्परेचर पे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जब इंजन के अंदर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, जब इंजन के अंदर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो उस दौरान, जब इंजन के अंदर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि इंजन जो है उसके पार्ट्स को बहुत सीरियस लेवल पे उसको क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। तो वो जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है उसमें भी हीट आने से रोकना, ये सब एक कूलिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा रहता है, ठीक है। अब कूलिंग सिस्टम के टाइप्स, सबसे पहला है एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा है ऑयल कूलिंग सिस्टम और तीसरा है लिक्विड यानी वाटर कूलिंग सिस्टम। यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो है एयर कूलिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पे अपने इंजन के ऊपर आप देख रहे हो इस तरीके से जो हम बात कर रहे थे उस तरीके से यहाँ पे जो फिन्स लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वो जो है वो एयर कूलिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इंजन छोटा है, इसकी वजह से यहाँ पे हमने कूलिंग फिन्स लगा दिए कि जो क्या करेंगे, सामने की तरफ से जो एयर आएगी उसको क्या करेगी, वो कंट्रोल करके वो जितना हो सके उतना इंजन का जो एरिया है उसको मैनिपुलेट करके उसके ऊपर एयर को फोकस आउट करेगी, और जिसकी वजह से जितना हो सके उतना इंजन की हीट को वो एब्जॉर्ब करेगी, एक्सटर्नल हीट, जो अननेसेसरी हीट है उसको। यहाँ पे वाटर कूलिंग सिस्टम के पार्ट्स बताए हुए हैं। थोड़ा और ज़्यादा जूम नहीं करना है क्योंकि ये फिर और डैमेज हो जाएगा, इसलिए। तो आप देख सकते हो आगे की तरफ रेडिएटर है, फिर हॉस क्लैंप लगाए हुए हैं, प्रेशर कैप लगाई हुई है। कि प्रेशर कैप जो होती है वो कभी भी, जब भी व्हीकल कहीं भी लॉन्ग जर्नी पर रन होकर आता है तो कभी भी आपको तुरंत प्रेशर कैप को ओपन नहीं करना चाहिए। फिर थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट हाउसिंग दिया हुआ है यहाँ पे। हीटर कंट्रोल, हीटर सप्लाई क्या है, हीटर कोर पंप आप देख सकते हो, पूरा क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं सब कुछ। कोर प्लग दिया हुआ है आप देख सकते हो, ड्रेन प्लग दिया हुआ है,
ठीक है। ड्रेन प्लग जो होता है वो अंदर जो भी कूलेंट होता है उसको ड्रेन करने के लिए होता है। कूलेंट सर्कुलेटिंग जो भी अंदर वाटर जैकेट्स होते हैं वो है। यहाँ पे वाटर पम्प दिया हुआ है कि जो कूलेंट को पंप करता है। लोअर होस दी हुई है, अपर होस दी हुई है। यहाँ पे इंजन का वी बेल्ट है कि जो वी बेल्ट क्या करता है वो इंजन के फैन जो है, इंजन का फैन कि जो क्या कि कूलिंग फैन जिसको हम कहते हैं कि वो रेडिएटर के ऊपर कांस्टेंट एक कूलिंग एयर को प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है। और कूलेंट रिकवरी टैंक जो है वो क्या है, तो कि कूलेंट जो भी ज़्यादा है उसको रिकवर करने के लिए वहाँ पे टैंक है। ठीक है। और एक मेन टैंक भी होती है जो कूलेंट को भरने के लिए। यहाँ पे जो रिकवरी टैंक हम जिसको बोलते हैं वो एक कूलेंट की मेन टैंक है जहाँ पे कूलेंट को हम स्टोर करते हैं। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स इस तरीके से कूलिंग सिस्टम आपको दिख रही है पूरी, जो ग्रीन कलर में डार्क ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से कूलिंग सिस्टम का पूरा सेगमेंट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है, वो पूरा यहाँ पे सिस्टम को बताया जा रहा है, जिसको आप देख सकते हो आसानी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाटर जैकेट्स जो हमने पूरे आपको एक वीडियो में भी बताया हुआ है, और इंजन कूलिंग सिस्टम के ऊपर एक पूरा हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, एक प्रैक्टिकल वीडियो जिसके अंदर हमने आपको वाटर जैकेट्स जो है उसको जूम करके भी हमने आपको बताया हुआ है कि वाटर जैकेट्स क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। इसके ऊपर भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आप जो छोटे छोटे होल्स देख रहे हो सभी जगह पे वो सब वाटर जैकेट्स के होल है। वो वाटर जैकेट्स क्या, तो कि सिलेंडर हेड और ब्लॉक के अंदर जाके कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक है। तो वाटर जैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वाटर जैकेट्स जो होता है वो कास्टिंग के दौरान उसके अंदर एक परमानेंट होल्स बनाए जाते हैं सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, कि जहाँ से कूलेंट उसमें से क्या होता रहता है, पास होता रहता है। वाटर पम्प नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप विथ सर्कुलेट्स कूलेंट अराउंड कूलिंग सिस्टम। ये जो है वाटर पम्प का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो जो कूलेंट है उसको क्या करना है, आगे की तरफ सप्लाई करना है, वो भी विथ प्रेशराइज। कि जो पूरी सिस्टम है हमारी, क्योंकि जो पूरी हमारी सिस्टम है वो सिस्टम के अंदर कहीं पे भी हमको ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि कहीं पे भी उसका प्रेशर रिड्यूस ना हो। तो प्रेशर रिड्यूस ना हो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वाटर पंप सही से वर्क करना चाहिए। और हमारे में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। हमारे ऑटोमोबाइल में जो वाटर पंप के लिए जो पंप यूज़ होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पे आप वाटर पंप देख सकते हो, दिखाया हुआ है वाटर पंप किस तरीके से, और वाटर पंप के अंदर किस तरीके के डैमेज होते हैं, क्या होता है, इसको किस तरीके से सर्विस करते हैं, ये सब आपका 6 सेमेस्टर में आएगा सब कुछ, कि इसको किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, इसको किस तरीके से सर्विस करते हैं। रेडिएटर जो है वो क्या है, हीट एक्सचेंजर है। रेडिएटर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है, इसके अंदर छोटी छोटी फेन्स होती है। ठीक है। मेरा एक लेक्चर आपने बोर्ड पे भी देखा होगा इसके ऊपर, तो कि कूलिंग सिस्टम के ऊपर पूरा मैंने बोर्ड के ऊपर भी लेक्चर लिया था। अब ये जो रेडिएटर होता है उसके अंदर ट्यूब एंड फिन स्टाइल मोस्ट पॉपुलर फिन्स होती है, जो क्या है तो कि जिसके अंदर से कूलेंट पास होता रहता है। जितना कूलेंट ये रेडिएटर में से पास होगा उतना ही आगे से कूलिंग एयर, और ये जो फिन्स होती है वो कॉपर की बनी होती है, जिसके वजह से इसकी हीट डिसिपेटिंग कैपेसिटी भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। हीट डिसिपेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें से जितना हो सके उतना हीट और वो रिजेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से कूलेंट जो है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, और जिसकी वजह से इंजन भी उसको कौन से टेम्परेचर पे, वर्किंग टेम्परेचर पे उसको रखता है। यहाँ पे रेडिएटर, इवापरेटर और हीटर कोर जो पीछे की तरफ होती है, जहाँ से वो इंजन के अंदर जब पैसेंजर कंपार्टमेंट में हमको हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करनी हो उसके लिए। और दूसरी बात कि जो हीटर कोर ये कैसी चीज़ है कि जब कोल्ड स्टार्टिंग के दौरान हमको जो प्रॉब्लम होती है तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए हीटर कोर का यूज़ किया जाता है। रेडिएटर के टाइप्स, डाउन फ्लो एंड क्रॉस फ्लो। डाउन फ्लो आप देख सकते हो जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फ्लो होता है, जिसको हम डाउन फ्लो कहते हैं। जबकि क्रॉस फ्लो में हॉरिजॉन्टल फ्लो होता रहता है, जिसमें लेफ्ट से
राइट की तरफ फ्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस फ्लो। रेडिएटर फैंस। अब ये जो रेडिएटर के जो फैंस हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेडिएटर के जो फैन है, जिसके अंदर ये क्या है, ये रेडिएटर जब कार मूव होती है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन यानी कि इस तरीके से कि जैसे जैसे अगर इंजन हीट होता है तो वो फ़ैन अपने आप वर्क करने लगेगा। इंजन अगर कूल डाउन है यानी कि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो फ़ैन वर्क नहीं करेगा, यानी कि इंजन के पावर को ज़्यादा वेस्ट नहीं होने देगा। ठीक है, ये सबसे बहुत अच्छी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑटोमोबाइल में, और ये हमको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे समझते हैं तो कि इसके सेवरल टाइप, तो रिजिड टाइप, फ्लेक्सिबल टाइप, विस्कस क्लच एंड इलेक्ट्रिक टाइप। अभी जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन होते हैं कि जिसके अंदर वो खुद अपने हिसाब से जस्टिफिकेशन लेते रहते हैं। थर्मोस्टेट, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्रैक्टिकल वीडियो, जो आपने खुद ने देखा होगा सब लोगों ने, कि थर्मोस्टेट क्या है, जो कि किस तरीके से वर्क करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसके हिसाब से थर्मोस्टेट वाल्व खुलता जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे थर्मोस्टेट वाल्व बंद हो जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, तो कि एक बाईपास वाल्व का काम करता है। जब तक इंजन टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे, तब तक वो कूलेंट को रेडिएटर में नहीं जाने देता, और वो पूरी सिस्टम को उसी में क्या करता रहता है, बार बार ब्लॉक में और हेड में घुमाता रहता है। लेकिन जैसे इंजन टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे वो अगर कूलेंट टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है, और कूलेंट कहाँ चला जाएगा, तो कि रेडिएटर में चला जाएगा। अब थर्मोस्टेट लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो सिस्टम है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि कूलेंट जो है वो अब उसको ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही उसको फिन्स में और उसमें जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से उसको ट्रांसपोर्टिंग टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टिंग टाइम जो है वो कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, थर्मोस्टेट। नॉर्मली थर्मोस्टेट वाल्व कितने डिग्री, 195 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि सपोज़ हम ऐसा कह सकते हैं 95 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमने आपको करके भी बताया था इसके ऊपर कि थर्मोस्टेट वाल्व कैसे खुलता है और किस तरीके से वर्क करता है। इसके ऊपर हमने पूरा प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। जो मैं यानी करण पंचाल और दूसरे नितिन पंचाल सर, दोनों ने मिलकर ये वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो कि थर्मोस्टेट वाल्व किस तरीके से ओपन क्लोज होता है। थर्मोस्टेट फेलियर। थर्मोस्टेट फेलियर के अंदर क्या होता है कि थर्मोस्टेट जो है वो एक छोटा सा यूनिट है, जिसके अंदर एक स्प्रिंग्स होती है, और वो स्प्रिंग का टेंशन किसके ऊपर, तो कि टेम्परेचर के ऊपर डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर ये थर्मोस्टेट जो है, या तो उसका जो टेम्परेचर है, सपोज़ कि उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो गया है, या तो वो जो उसकी स्प्रिंग है उसका टेंशन थोड़ा वीक हो जाता है विथ, क्योंकि इसका वर्किंग किसके ऊपर है, थर्मोडायनेमिक के ऊपर है, टेम्परेचर के ऊपर है। जैसे जैसे इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका एक्सपांसन रेट धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, और स्प्रिंग की इलास्टिसिटी भी क्या वो दूर हो जाती है। जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये होती है कि थर्मोस्टेट का जो फेलियर है वो कभी ना होए। रेडिएटर कैप, ये आपको उसके ऊपर भी वार्निंग लिखी होती है, रेडिएटर कैप कभी खोलनी नहीं चाहिए। जब हमको कूलेंट जो होता है उसकी प्रेशरिंग कैप, यानी हम इसको प्रेशर कैप भी कहते हैं कभी कभी, और ये क्या है कि ये जो कूलेंट है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है उसको थोड़ा बढ़ाता रहता है। और एक बात है कि यहाँ से प्रेशर रिजेक्शन पाइप भी होती है, जिसको हम बाईपास पाइप भी बोलते हैं, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये जो कैप है, यानी कि जब हमको कूलेंट बनना हो तब भी हम यहाँ से भर सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे द कैप अलाउज एक्सेस टू कूलेंट सिस्टम टू फिलिंग एंड टेस्टिंग्स। द कैप हैज़ 2 वाल्व्स एज अ प्रेशर रिलीफ वाल्व एट सेट अराउंड द 15 PSI, यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व। जिससे उसका प्रेशर बढ़ेगा तो वो अपने आप नीचे हो जाएगा, अंदर एक प्रेशर रिलीफ की जो दूसरी गेट की तरफ से डायरेक्टली कूलेंट को कहाँ आगे की तरफ भेज देगा। या तो अगर प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन नहीं हो रहा है तो वो प्रेशर रेगुलेटर करके पूरी सिस्टम के अंदर का प्रेशर जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है। कूलेंट रिकवरी टैंक, कूलेंट को किस तरीके से रिकवर करना है, कूलेंट को किस तरीके से एक जगह पे कलेक्ट करना है, उसके लिए क्या होता है कूलेंट रिकवरी टैंक। अगर इंजन वर्किंग में है तो उस दौरान ये कूलेंट रिकवरी टैंक खाली होगी। जब इंजन स्टॉप पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन पे है तो उस दौरान ये कूलिंग कूलेंट की जो टैंक है वो भरी हुई होगी।
यानी ये भी हमको समझना है कि अगर कूलेंट टैंक खाली है तो उसका मतलब ऐसा ही नहीं है कि कूलेंट इंजन में नहीं है, क्योंकि अगर वो इंजन के अंदर सभी जगह घूम रहा होगा कूलेंट, तो वो भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि कूलेंट कौन सी जगह पे किस डायरेक्शन में किस टाइम पे होता है। उसके बाद कूलेंट टेम्परेचर सेंसर CTS जिसको बोलते हैं, कि ये क्या करता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, तो कि वो रिपोर्ट करता है इसी हमको कि कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, और यही है हमारा इंजन टेम्परेचर सेंसर, जिसको हम इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ से मेज़र किया जाता है, तो वो CTS से मेज़र किया जाता है। जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है वही क्या करता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉनिकली उसको जो भी टेम्परेचर मिलता है वो उसको ग्रेजुअली उसको ट्रांसड्यूसर के थ्रू मेज़र करता है, और वो जो टेम्परेचर जो भी उसको मिलता है वो आगे की तरफ सेंड करता है। जैसे वो आगे की तरफ सेंड होता है तो इससे हम उसको मैनिपुलेट करके आपको क्लस्टर के ऊपर रीडिंग बताता है कि इंजन का टेम्परेचर यानी कूलेंट का टेम्परेचर कितना है। जो 90 से 100 के आसपास हो वो नॉर्मल है, जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ जाता है उसके ऊपर, जैसे तो नॉर्मल कूलिंग टेम्परेचर जो होता है वो 86, 85, 84 ये नॉर्मल, क्योंकि उसके बाद वो जो कूलेंट है वो थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हो जाता है और उस अपनी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा। फैंस राउंड, फ़ैन जो है उसके ऊपर एक श्राउड लगाया होता है, क्योंकि वो जो एयर आ रही है उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए, और जिसकी वजह से जो एयर है वो कहीं और डायरेक्शन में और कहीं और जगह पे ना घूमता रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे फैन श्राउड लगाया हुआ होता है। ये हीटर है कि पैसेंजर कंपार्टमेंट को गर्म करने के लिए एक हीटर कॉइल और हीटर लगाया हुआ होता है। और आपने कभी कभी देखा हो तो जो मर्सिडीज़ BMW ऐसी जो लग्जरियस कार होती है तो उसमें जो रियर विंडशील्ड होती है, तो रियर विंडशील्ड पे आपने देखा हो तो उसके विंडशील्ड के ऊपर आपको छोटी छोटी पाइप्स दिखेगी या तो छोटी छोटी लाइंस दिखेगी। वो जो छोटी छोटी लाइंस है वो किसकी लाइंस है, तो वो छोटी छोटी जो व्हील्स है वो क्या करते हैं, हीट को कलेक्ट करते हैं और पूरे पैसेंजर कंपार्टमेंट में वो हीट को सप्लाई करते हैं जब हम हीटर को ऑपरेट करते हैं। ये हीटिंग सिस्टम है, ये हीटिंग सिस्टम किस तरीके से गाड़ी में वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे कूलेंट दिया हुआ है, ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीफ्रीज अवेलेबल्स, ज़्यादातर इथाइल ग्लाइकॉल जो ग्रीन कलर में होता है, डेक्सकूल वो ऑरेंज कलर में रहता है, ठीक है। डेक्सकूल वो कौन से में ऑरेंज कलर में होता है, इथाइल ग्लाइकॉल जो होता है वो ग्रीन कलर। ज़्यादातर आपको ये ध्यान रखना होता है कि कूलेंट हम पूरा प्योर यूज़ नहीं करते, कूलेंट के साथ हम डिस्टिल वाटर भी ऐड करते हैं। और प्रोपाइल ग्लाइकॉल जो नॉन टॉक्सिक होता है, प्रोपाइल ग्लाइकॉल नॉन टॉक्सिक होता है। नॉन टॉक्सिक दो चीज़, पहले तो एक इंसान के लिए और दूसरा मटेरियल्स के लिए भी ये देखना होता है। 50-50 मिक्स, फ्री प्रोटेक्शन, दूसरा ओवर हीट प्रोटेक्शन, कॉरोजन और pH टेस्ट। उसकी pH 9.8 से 10.5, यानी कि ये अल्कलाइन है। यानी ये कैसा है, अल्कलाइन। यानी अल्कलाइन क्यों रखा जाता है, क्योंकि क्लीनिंग का भी काम करे उसके लिए। अगर ये एसिडिक होगा तो पूरे इंजन को वो क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। रेडिएटर होस पाइप जो है वो क्या करती है, तो कि एक तरीके से वो कूलेंट को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए, कि रेडिएटर से हेड और ब्लॉक में कूलेंट पहुंचाने के लिए, वाटर पंप तक कूलेंट पहुंचाने के लिए ये सब होस पाइप्स रखी जाती है। और होस पाइप का यहाँ पे साइज़ दिखाई हुई है आपको। उसके बाद ड्राइव बेल्ट, वी बेल्ट और सरपेंटाइन बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे सरपेंटाइन बेल्ट्स और वी बेल्ट्स जो भी है वो सब क्या, तो कि फ़ैन को ड्राइव देने के लिए और उसके लिए। और ऑल्टरनेटिव यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं दूसरे, कि कूल ऑयल है और में कूल ट्रांसमिशन फ्लूइड है। दूसरी बहुत सारी ऐसी डिवाइस होती है जो इसके साथ कनेक्टेड की जाती है वर्किंग के लिए। और यहाँ से कूलिंग सिस्टम सर्विस, यानी अब जो टॉपिक्स है वो सब टॉपिक्स आपको 6 सेमेस्टर में बताए जाएंगे कि किस तरीके से हम कूलिंग सिस्टम को सर्विस कर सकते हैं। और उसके सभी कंपोनेंट्स जो मैंने आपको आज के लेक्चर में बताए वो सभी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी आप दोबारा देखना, और ना समझ में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कूलिंग सिस्टम इंजन के लिए। और ये आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। GTU के एग्ज़ाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्रॉ द लाइन डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम, पूरा सब कुछ आता है, जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर है पूरा आपको समझना और आपके ऑटोमोबाइल लाइफ
जो है और ऑटोमोबाइल फ्यूचर के लिए भी ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।